हेलो बच्चों, कैसे सभी की सभी। उम्मीद करता हूँ सब घर पे एकदम फर्स्ट क्लास होंगे। तो आज हम रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और इन एनिमल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपको रिप्रोडक्शन क्या होता है ये समझना पड़ेगा। देखो यार, रिप्रोडक्शन का सीधा सा मतलब है रिप्रोड्यूस होना, यानी एक ऐसी प्रोसेस जिसके द्वारा हमारी जनरेशन बाय जनरेशन चली आ रही है, उस चीज को रिप्रोडक्शन कहते हैं। सेक्सुअली और एसेक्सुअली दोनों तरीके से रिप्रोडक्शन किया जाता है। सेक्सुअली वो रिप्रोडक्शन होता है जिसमें एक मेल और एक फीमेल पेरेंट की रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें से मेल अपने सेक्स सेल्स और फीमेल अपने सेक्स सेल्स को रिलीज करते हैं। ध्यान ये रखना है, मेल के सेक्स सेल्स को हम स्पर्म कहते हैं, फीमेल के सेक्स सेल्स को हम एग या फिर ओवा कहते हैं। अब ये चीजें कैसे हो रही होती हैं, मैंने हैन और कॉक के एग्जाम्पल लेकर आपको समझाया है। आपको यहां यह ध्यान रखना है, कॉक यहां पर एक मेल पार्ट है, हैन यहां पर एक फीमेल है। कॉक के पास एक स्पेशल ऑर्गन होता है जिसको टेस्टिकल्स कहते हैं। ये टेस्टिकल्स का काम होता है स्पर्म फॉर्म करना। स्पर्म और कुछ नहीं, मेल सेक्स सेल्स होती हैं। टेस्टिकल्स के द्वारा फॉर्म किया गया जो स्पर्म होता है, वो स्पर्म ट्यूब से होते हुए फीमेल पार्ट के ओवेरियन ट्यूब में एंटर करता है। फिर ये स्पर्म ओवेरियन ट्यूब से होते हुए फीमेल पार्ट के ओवरी में एंटर करता है। ओवरी वो पार्ट होता है फीमेल बॉडी का जो एग रिलीज करता है। यहां पर एग और स्पर्म एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं। इसी कॉम्बिनेशन को हम फ्यूजन भी कहते हैं। जैसे ही एग और स्पर्म कंबाइन होते हैं यानी फ्यूज होते हैं, तो एक नया सेल जाइगोट फॉर्म करते हैं। अब इसी जाइगोट बनने की पूरी प्रोसेस को हम एक स्पेशल नेम फर्टिलाइजेशन से याद रखते हैं। यानी जब भी अब मैं फर्टिलाइजेशन वर्ड यूज करूंगा, तो आपको दिमाग में ये याद रखना है कि जब भी एग स्पर्म से कंबाइन हो चुका होगा, तो जब जाइगोट बना होगा ना, उस पूरी प्रोसेस को मैं फर्टिलाइजेशन कह रहा हूं। जैसे मैंने बोला फर्टिलाइज्ड एग, तो फर्टिलाइज्ड एग सुनते ही आपके दिमाग में आना चाहिए सर जाइगोट फॉर्म हो चुका है, यानी एग स्पर्म से कंबाइन हो चुका है। अब कुछ इसी बातों को मैंने यहां पे स्टेटमेंट्स के फॉर्म में लिखा हुआ है। द मेल पेरेंट प्रोड्यूसेस मेल गेमेट्स। गेमेट्स और कुछ नहीं, सेक्स सेल्स को कहा जाता है। जैसे मेल के सेक्स सेल्स और कुछ नहीं, स्पर्म होते हैं। अगली लाइन लिखी है, फीमेल पेरेंट प्रोड्यूसेस फीमेल गेमेट्स, जिसको हम ओवा या एग कहते हैं। ओवम, ओवम और कुछ नहीं, ओवा की बात कर रहे हैं, यानी फीमेल सेक्स सेल की बात कर रहे हैं। इज मच बिगर सेल देन द स्पर्म, यानी ओवम जो होता है वो बड़ा सेल होता है स्पर्म से। उसके पीछे का कारण ये है कि ओवम के सेल में जो साइटोप्लाज्म की मात्रा होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। फिर जो स्पर्म होता है वो ओवम में एंट्री करता है और दोनों साथ में कंबाइन होते हैं यानी फ्यूज होते हैं और एक नया सेल जाइगोट फॉर्म करते हैं, और इसी प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। देन ये जो जाइगोट फॉर्म होता है ये कंटिन्यूअसली डिवाइड होता रहता है और एक लार्ज नंबर ऑफ सेल्स को फॉर्म करता है। उसी लार्ज नंबर ऑफ सेल्स वाले ऑर्गेनिज्म को हम एम्ब्रियो कहते हैं। ये एम्ब्रियो फर्दर कन्वर्ट होता है और एक बच्चे को फॉर्म करता है। इसी बच्चे को हम फीटस कहते हैं। अभी हम सिर्फ एक आउटलाइन पढ़ रहे हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनिमल्स के अंदर कैसे हो रहा होता है, ये आपने सीख लिया है। अब आगे चल के हम और डिटेल में बात करेंगे कि कैसे कैसे पूरी स्ट्रक्चर्स हो रहे होते हैं, कैसी सारी प्रोसीजर्स चल रहे होते हैं। अब हमें समझना है कि कितने टाइप से फर्टिलाइजेशन हो रहा होता है। देखो यार, फर्टिलाइजेशन होने के दो मेथड होते हैं, या तो इंटरनल होगा या तो एक्सटर्नल होगा। देखो, इंटरनल फर्टिलाइजेशन हम तब कहेंगे जब फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के अंदर होगा। फर्टिलाइजेशन क्या होता है समझ आ गया, यानी जब भी मैं फर्टिलाइजेशन बोल रहा हूं तो एग का स्पर्म से कंबाइन होना मैं बोलना चाहता हूं।
यानी जब फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के अंदर होगा तब हम बोलेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन हुआ है। यानी जब स्पर्म फीमेल बॉडी के अंदर जाके एग से कंबाइन होगा तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहेंगे, जिसका एग्जाम्पल ह्यूमंस है। आगे समझते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का मतलब है कि जब फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के बाहर होता है, जिसका एग्जाम्पल एम्फीबियंस होते हैं। उनमें से एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं फ्रॉग का। देखो यार, दो तरीके के फ्रॉग होते हैं, एक मेल फ्रॉग होता है और एक फीमेल फ्रॉग होते हैं। अपने ही आसपास जहां कहीं भी इनको पानी मिलता है, यानी पॉन्ड्स वगैरह में, ये अपने सेक्स सेल्स को रिलीज करते हैं। यानी मेल अपने सेक्स सेल स्पर्म्स को पानी में रिलीज करता है और फीमेल अपने सेक्स सेल्स एग को पानी में रिलीज करते हैं। पानी में जाने के बाद ये दोनों सेक्स सेल्स आपस में कंबाइन होते हैं और फ्यूज होने के बाद ये एक नए सेल जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं और इसी जाइगोट फॉर्मेशन की प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। यहाँ पे जाइगोट फीमेल बॉडी के अंदर नहीं फॉर्म हो रहा है, इसीलिए इस टाइप की फर्टिलाइजेशन को हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का नाम दे रहे हैं। कुछ यही टाइप हैं इंटरनल और एक्सटर्नल के। अब आगे चलते हैं। अब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिस्कस करते हैं। देखो यार, इस चैप्टर में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिससे क्वेश्चन 100% है कि आता ही है। देखो, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ पार्ट्स हैं, जैसे फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, वेजाइना, सर्विक्स एंड ओवरी। एक एक करके समझते हैं कि सबका काम क्या होता है। देखो, ओवरी वो पार्ट होता है जो एग फॉर्म करता है। एग यानी फीमेल सेक्स सेल्स को फॉर्म करता है। अब ओवरी के द्वारा जो सेक्स सेल्स फॉर्म हुए होते हैं वो इस फैलोपियन ट्यूब के थ्रू यूट्रस में आते हैं। यानी फैलोपियन ट्यूब और कुछ नहीं, वो ट्यूब होती है जो एग को कैरी करती है। फैलोपियन ट्यूब को और ओविडक्ट भी कहते हैं। ओविडक्ट कहने के पीछे का कारण क्या है? क्योंकि ओवी मीन्स यहाँ पे ओवा है और डक्ट मीन्स यहाँ पर ट्यूब है। यानी ओवा को कैरी करने वाली जो ट्यूब होती है उसी को हम ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। अब जो एग फैलोपियन ट्यूब कैरी करके आया है वो यूट्रस में जाता है। यूट्रस फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का वो ऑर्गन होता है जहां पर जाइगोट फॉर्मेशन होता है। जाइगोट फॉर्म होने के बाद यहाँ पे उस जाइगोट का नरिशमेंट होता है, यानी उसकी परवरिश होती है। फिर जो बच्चा फॉर्म होता है वो सर्विक्स के बाद वेजाइना के थ्रू फीमेल बॉडी के बाहर लाया जाता है। कुछ इस तरीके से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो रहा होता है, लेकिन ये कोई डिटेल नहीं है। मैं भी आपको अच्छे से समझाता हूं कि मैं कहना क्या चाहता था। मेरी बात समझने के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट जिसका नाम है मेंस्ट्रुएशन, इसको समझना पड़ेगा। देखो यार, मेंस्ट्रुएशन एक बायोलॉजिकल टर्म है। इसको हम डे टू डे लाइफ में पीरियड्स भी कहते हैं, जो कि फीमेल में 10 to 12 ईयर्स के बीच में स्टार्ट हो जाता है। जिस एज में ये स्टार्ट होता है उस एज को मिनार्च कहते हैं। यानी मिनार्च वो स्टेज होती है, यानी वो एज होती है गर्ल्स की जहां पर पीरियड्स स्टार्ट होते हैं। अब ये पीरियड्स हैं क्या, वो मैं आपको डिटेल में बताता हूं। अब उसको समझने के लिए आपको स्टार्टिंग से फिर से समझना पड़ेगा कि कैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वर्क कर रहा है। देखो यार, ओवरी का काम है एग फॉर्म करना। अब ओवरी जो भी एग फॉर्म कर रहा है ना, जैसे ही ओवरी अपने एग्स फॉर्म करना स्टार्ट करता है तो ये यूट्रस की लाइनिंग थिक होना स्टार्ट हो जाती है। अब समझते हैं कि यहां पर यूट्रस की लाइनिंग थिक होती क्यों है, यानी यूट्रस बहुत सारा ब्लड कंटेन करता क्यों है, समझते हैं ध्यान से। देखो यार, ओवरी जो एग फॉर्म कर रहा है वो एग फैलोपियन ट्यूब से होता हुआ कुछ इस तरीके से यूट्रस में आना चाहता है। जैसे ही ये यूट्रस की तरफ आ रहा होता है तो ये वेट कर रहा होता है कि इसको कोई स्पर्म मिले, यानी एग वेट करता रहता है कि इसको कोई स्पर्म मिले। लेकिन एट द एज ऑफ 10 to 12 ईयर्स फीमेल बॉडी के अंदर कोई भी स्पर्म आता नहीं है। अगर एग के साथ स्पर्म कंबाइन होगा नहीं तो जाइगोट फॉर्म नहीं होगा
और जाइगोट ही और कुछ नहीं है, बेबी होता है। अगर बेबी फॉर्म ही नहीं होगा तो यूट्रस अपना काम करेगा कैसे? क्योंकि यार मैंने पढ़ाते वक्त अभी आपको बताया कि यूट्रस का मेन काम नरिशमेंट प्रोवाइड करना है, यानी बच्चे की देखभाल करने का काम करता है। ये कैसे करता है मैं उसको थोड़ा और डिटेल में बताता हूं। देखो, यूट्रस के पास ब्लड अच्छे से इकट्ठा होता है। ब्लड और कुछ नहीं, वो कैरियर है जो कि न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन जैसे इंपॉर्टेंट मटेरियल्स को लेकर आएगा। यहां पर हो क्या रहा होता है, थोड़ा ध्यान से समझते हैं। देखो यार, आपने लाइफ प्रोसेस चैप्टर में एक बात पढ़ी थी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भी खाना डाइजेस्ट होता है वो ब्लड में जाता है, ऑक्सीजन भी ब्लड में जाता है, यानी ब्लड ही वो कैरियर है जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन जैसे इंपॉर्टेंट मटेरियल्स फ्लो करते रहते हैं। जैसे स्पर्म एग के साथ कंबाइन करेगा तो जाइगोट फॉर्म करेगा। ये जाइगोट और कुछ नहीं है, बेबी है। अब बेबी को जिंदा रहने के लिए यार न्यूट्रिएंट तो चाहिए, न्यूट्रिएंट के साथ ऑक्सीजन भी चाहिए। अब ऑक्सीजन लाएगा कौन? ब्लड लाएगा, यानी यूट्रस इसी चीज का इंतजार कर रहा होता है। लेकिन एट द एज ऑफ मिनार्च यानी 10 to 12 ईयर्स कोई भी स्पर्म आता नहीं है, यानी कोई भी जाइगोट फॉर्म होता नहीं है। और जब जाइगोट फॉर्म ही नहीं होता है तो यहाँ पर यूट्रस अपना काम नहीं कर पाता है, जिसके वजह से यूट्रस अपनी लाइनिंग को शेड कर देता है। यूट्रस की लाइनिंग थिक हुई किसके वजह से थी? ब्लड वेसल्स के वजह से हुई थी। यानी जैसे ही यूट्रस अपनी लाइनिंग थिक से शेड कर देगा तो ब्लड निकलना स्टार्ट होगा वेजाइना के थ्रू, और जो एग यहां तक पहुंचा है अपने आप को फ्यूज होने के लिए स्पर्म के साथ, वो एग भी बर्स्ट हो जाता है, यानी नष्ट हो जाता है। और इसी ब्लड के साथ वो भी वेजाइना से बाहर निकल जाता है। और ब्लड का इसी तरीके से बाहर निकलना ही और कुछ नहीं, मेंस्ट्रुएशन है, जिसको अब नॉर्मल लैंग्वेज में पीरियड्स कहते हैं। यानी मैं एक बार फिर से आपको बताऊं तो ओवरी एग फॉर्म करती है, एग फैलोपियन ट्यूब से यूट्रस में आता है, यूट्रस अपने आप को थिक करने लगता है ताकि जो एग आ रहा है वो स्पर्म के साथ जब कंबाइन होगा तो जाइगोट फॉर्म करेगा। जाइगोट के फॉर्म करते ही यूट्रस अपना फंक्शन करेगा, यानी जाइगोट को नरिश करेगा, यानी जाइगोट की हेल्थ को अच्छा रखेगा। लेकिन एट द एज ऑफ 10 to 12 ईयर्स कोई भी स्पर्म आता नहीं है, जिसकी वजह से एग वेट करते करते बर्स्ट हो जाता है और यूट्रस अपनी लाइनिंग को भी शेड कर देता है, जिसके वजह से ब्लीडिंग स्टार्ट होती है। और वो जो बर्स्ट अनवांटेड एग है वो उसी ब्लीडिंग के साथ वेजाइना से फीमेल बॉडी के बाहर निकलता है, और इसी प्रोसेस को हम पीरियड कहते हैं। तो यानी ये समझ आ गया कि पीरियड्स होता क्यों है, क्योंकि एग को कोई स्पर्म मिलता नहीं है तो कोई जाइगोट बनता नहीं है, इसीलिए यूट्रस फंक्शन नहीं कर पाता और अपनी लाइनिंग को शेड कर देता है, यानी ब्रेक कर देता है। अब इसी बात को मैंने यहां पर डिटेल में लिखकर समझाया, आपको नोट्स भी साथ साथ बना लेने। लिखा है द ब्रेक डाउन एंड रिमूवल ऑफ इनर thick and soft lining of uterus along with its blood vessels in the form of vaginal bleeding is called menstrual flow और periods। यानी जो ब्रेकडाउन होता है इनर और थिक सॉफ्ट लाइनिंग यूट्रस का ब्लड के साथ इन द फॉर्म ऑफ वेजाइनल ब्लीडिंग, यानी वेजाइना से जो ब्लड बाहर आ रहा था, इसी चीज को हम पीरियड्स या मेंस्ट्रुअल फ्लो कहते हैं। आइए अब डिटेल में समझते हैं कि सेक्सुअल साइकिल फीमेल के अंदर कैसे हो रही होती है मेंस्ट्रुएशन वाली। देखो यार, मैंने आपको समझाया था व्हेन अ गर्ल रीचेस प्यूबर्टी एट द एज ऑफ अबाउट 10 to 12 ईयर्स द सेक्स हार्मोन्स रिलीज्ड इनटू हर, यानी सेक्स हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिसके कारण से इन हर ओवरीज टू बिकम मैच्योर, यानी जैसे ही वो लड़की या बच्चियां फीमेल्स 10 to 12 ईयर्स में पहुंचते हैं तो सेक्स हार्मोन्स रिलीज होते हैं। वो सेक्स हार्मोन्स ओवरी को ये बता रहे होते हैं कि अब आपका एग मैच्योर करवाना है। वो जो मैच्योर एग है अब उसके साथ क्या होता है वो थोड़ा देखिए। यूजुअली वन मैच्योर ओवम इज रिलीज्ड फ्रॉम द ओवरी, मैंने बताया ना, एक मैच्योर एग बाहर निकलता है ओवरी से इनटू द ओविडक्ट, ओविडक्ट यानी फैलोपियन ट्यूब के थ्रू वंस एवरी 28 डेज में, और इसी प्रोसेस को हम ओव्यूलेशन कहते हैं।
यानी ओव्यूलेशन और कुछ नहीं है, जब ओवरी अपना एग रिलीज करती है और फैलोपियन ट्यूब के थ्रू भेज रही होती है, इसी रिलीजेशन ऑफ एग को या इसी फॉर्मेशन ऑफ एग के प्रोसेस को हम ओव्यूलेशन कहते हैं. बिफोर ओव्यूलेशन द इनर लाइनिंग ऑफ यूट्रस बिकम्स थिक एंड स्पॉन्जी एंड फुल ऑफ टाइनी ब्लड. एक सेकेंड. full of tiny blood vessels and prepares itself to receive the fertilized ovum. यानी मैंने अभी आपको वही तो समझाया कि ओव्यूलेशन होने से पहले यानी जैसे ही एग आ रहा होता है तो इनर लाइनिंग अपने आप मतलब यूट्रस की इनर लाइनिंग अपने आप को थिक करने लगती है. किस लिए? ताकि जो एग आ रहा है वो स्पर्म से कभी ना कभी कंबाइन होगा और जाइगोट बनाएगा और उस जाइगोट को नरिशमेंट करने का काम ही यूट्रस का होता है. In case it get fertilized by sperm. ठीक है. If the ovum does not get fertilized, यानी एग जब फर्टिलाइज नहीं होता है किसके वजह से? ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ स्पर्म इन फीमेल बॉडी, यानी 10 to 12 ईयर्स के बीच में कोई स्पर्म तो आएगा नहीं. देन द थिक एंड सॉफ्ट इनर लाइनिंग ऑफ यूट्रस इज नो लॉन्गर नीडेड. नो लॉन्गर नीडेड का मतलब क्या है? भाई यूट्रस का काम तो नरिशमेंट करने का है जाइगोट का, और भाई जब जाइगोट फॉर्म ही नहीं हो रहा है तो उस यूट्रस की लाइनिंग की नीड क्या है? एंड हेंस इट ब्रेक्स, इसीलिए वो लाइनिंग ब्रेक हो जाती है. सो द थिक एंड सॉफ्ट इनर लाइनिंग ऑफ यूट्रस along with blood vessels and the dead ovum comes out of the vagina in the form of bleeding called menstruation. यानी फिर वो जो थिक और सॉफ्ट इनर लाइनिंग होती है यूट्रस की ब्लड वेसल्स के साथ ब्रेक होती है और साथ में साथ वो जो डेड ओवम है वो भी उसी वेजाइनल ब्लीडिंग के थ्रू बाहर आ जाता है और इसी प्रोसेस को हम पीरियड्स या मेंस्ट्रुएशन कहते हैं. मेंस्ट्रुएशन यूजुअली अकर्स 14 डेज, यानी हर 14 दिन में ऐसा हो रहा होता है. आफ्टर ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन मतलब फॉर्मेशन ऑफ एग के, एंड यूजुअली लास्ट फॉर अबाउट 3 to 5 days. आफ्टर मेंस्ट्रुएशन यानी मेंस्ट्रुएशन होने के बाद यानी फर्स्ट ब्लीडिंग होने के बाद द इनर लाइनिंग ऑफ द यूट्रस स्टार्ट्स बिल्डिंग अप अगेन. अब यहां पे लाइन थोड़ा समझना, यानी जब एक बार पीरियड हो गया, यानी मैं ये कह रहा हूं सपोज आज 1 तारीख है, 1 तारीख को किसी फीमेल बॉडी में पीरियड स्टार्ट हुआ, वहां पीरियड ओवर हो गया. देन अब जो नेक्स्ट सेकेंड डे होगा, सेकेंड डे, तो जो इनर लाइनिंग होगी यूट्रस की वो दोबारा से अपने आप को बिल्ड करेगी ताकि सो दैट इट मे बिकम रेडी टू रिसीव द नेक्स्ट ओवम. यानी अब जो ओवरी नया ओवम बनाने वाला है उसको रिसीव करने के लिए. इन केस इट गेट्स फर्टिलाइज्ड, किस लालच में कि ताकि वो फर्टिलाइज हो और जाइगोट बनाए. इफ द ओवम डज नॉट गेट फर्टिलाइज्ड, यानी अभी भी वो बच्ची के अंदर कोई स्पर्म तो आएगा नहीं, यानी कोई भी ओवम फर्टिलाइज होगा नहीं. देन मेंस्ट्रुएशन टेक्स प्लेस अगेन, यानी फिर से वहां पे स्पर्म की अनअवेलेबिलिटी हो जाएगी जिसके वजह से दोबारा ब्लीडिंग होगी और मेंस्ट्रुएशन साइकिल इसी तरीके से हर महीने 2 महीने चलती रहती है. दिस साइकिल of menstruation is repeated again and again in women after every 14 days, यानी हर 14 दिन में इस तरीके से चीजें चलती रहती हैं. The menstrual cycle is controlled by hormones, ये ध्यान रखना है, सबके बॉडी में अलग अलग तरीके से होता है, यानी ये सारा सिस्टम कंट्रोल होता है हार्मोन के द्वारा. अब समझते हैं मिनार्च और मेनोपॉज क्या है. देखो यार, मैंने अभी आपको बताया था मिनार्च वो एज होती है जहां पर प्यूबर्टी या आपको पीरियड्स स्टार्ट हो जाते हैं. यानी जिस एज में फीमेल बॉडी के अंदर पीरियड्स स्टार्ट होते हैं उस एज को हम मिनार्च कहते हैं, और जिस एज में फीमेल बॉडी के अंदर पीरियड्स रुक जाते हैं यानी पॉज हो जाते हैं, उसी पॉज वर्ड को जोड़ दिया है तो उसी को मेनोपॉज कहते हैं, जो कि यहां पे लिखा भी है कि मेंस्ट्रुएशन स्टॉप्स परमानेंटली व्हेन, ये यहां पे वुमेन कर लो, वुमेन रीचेस द एज ऑफ अबाउट 45 to 50 ईयर्स. विद द परमानेंट स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन अ वुमेन लूजेस हर, यहाँ पे हर होगा,
हर एबिलिटी टू बियर चिल्ड्रन, यानी मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हो जाता है 45 से 50 ईयर्स के बीच में, यानी उस समय कोई भी फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है। शी बिकम्स इनफर्टाइल, यानी अब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस उस फीमेल बॉडी के अंदर नहीं हो सकती है, और इसी परमानेंट स्टॉपेज की एज को हम मेनोपॉज कहते हैं। पॉज वर्ड से याद रखना, रुक जाती है, तो मेनोपॉज यानी वो स्टेज जहां पर मेंस्ट्रुएशन साइकिल ब्रेक हो जाती है। अब एक बार थोड़ा फिर से समझ लेते हैं कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट फीमेल बॉडी के अंदर कैसे होता है। जैसे मैं बोल रहा हूं 30 ईयर्स की कोई फीमेल थी, वहां पर उस एज में वो प्रेग्नेंट होती है। जिस बार वो प्रेग्नेंट हो रही है वो वहां उस प्रोसेस से हम स्टार्ट करते हैं। प्रेगनेंसी हुई कब होगी? जब एग और स्पर्म कंबाइन हुए होंगे। जैसे ही एग स्पर्म से कंबाइन हुआ होगा तो जाइगोट फॉर्म हुआ होगा। अब ये जाइगोट और कुछ नहीं, एक सिंगल सेल्ड होता है, यानी ये कोई बच्चा नहीं दिखता है, एक सेल होता है। ये जाइगोट कई हफ्ते तक, 2 हफ्ते 3 हफ्ते तक मल्टीपल ब्रेकडाउन होता है। मल्टीपल ब्रेकडाउन होने की वजह से एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है जिसको हम एम्ब्रियो कहते हैं। ये एम्ब्रियो, एक सेकेंड, यहाँ ये एम्ब्रियो और कुछ नहीं, ये भी सेल ही है, लेकिन ये एक मल्टी सेलुलर है। जाइगोट जैसे यूनिसेलुलर, यूनि मतलब एक सिंगल सेल्ड होता है, वैसे ही एम्ब्रियो मल्टी सेलुलर होता है। ये जाइगोट एम्ब्रियो बनने में लगभग 3 से 4 वीक ले लेता है। अब 3 से 4 वीक के बाद, यानी आफ्टर 5 वीक या 4 वीक के बाद, ये एम्ब्रियो के धीरे धीरे पैर, हाथ, हार्ट, स्टमक, हेयर, धीरे धीरे बॉडी के स्ट्रक्चर्स फॉर्म होने लगते हैं, और इसी बॉडी वाले स्ट्रक्चर्स को दिखने वाले बच्चे को हम फीटस कहते हैं। यानी वो बच्चा जिसके अब बॉडी ऑर्गन्स एग्जैक्टली विजिबल हो रहे हैं, उस स्टेज में जब बच्चा पहुंच जाता है तो हम उस बच्चे को फीटस कहते हैं। फिर वो बच्चा जो फीटस बन चुका है, जिसके ऑर्गन्स थोड़े थोड़े विजिबल हो रहे हैं, अब आज के 5 वीक के बाद लगभग जब 8 से 9 महीने होने वाले होते हैं, तो वो फीटस कंप्लीट डेवलप्ड बेबी बन जाता है। अब उसी बेबी को वेजाइना के थ्रू बाहर निकाल लिया जाता है, और इस पूरी तरीके से डेवलपमेंट हो रहा होता है एम्ब्रियो का। जहां पर यूट्रस की लाइनिंग में जो ब्लड होता है, वहां पर ब्लड उसको ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट दे रहा होता है। अब यार बच्चा सांस लेगा तो सांस छोड़ेगा भी। सांस जब वो छोड़ेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगा। वो कार्बन डाइऑक्साइड लेकर कहां जाएगा, वो थोड़ी बात को मैं आपको समझाता हूं। इसको तब तक आप थोड़ा नोट भी कर लीजिएगा। देखो यार, ये चीजें हो कैसे रही हैं वो थोड़ा समझते हैं। समझना बात को। देखो, ब्लड जो न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन लेकर आ रहा है, वो कहां पे जाएगा? बच्चे में जाएगा। लेकिन आप थोड़ा सोचो, क्या मदर का जो ब्लड है वो डायरेक्टली बच्चे के अंदर तो घुस नहीं जाएगा। यानी ब्लड है किसका? यहां पर ये ब्लड है मदर का। यानी मदर ने जो भी खाया पिया है वो न्यूट्रिएंट अब बच्चे में कैसे ट्रांसफर होता है, उसका नाम है प्लेसेंटा। यानी प्लेसेंटा एक पाइप की तरह होता है जो कि बच्चे की बॉडी और मदर के यूट्रस से अटैच होता है। यानी बेबी और यूट्रस से जो अटैच वाली लाइन होती है उसी को हम प्लेसेंटा कहते हैं। ये वही प्लेसेंटा है जिसके थ्रू बच्चा मदर से न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन लेता है। अब जब वो बच्चा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा, अरे भाई सांस लेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड तो छोड़ेगा ना, तो जब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा तो वो कार्बन डाइऑक्साइड भी प्लेसेंटा के थ्रू मदर के ब्लड में जाता है। फिर मदर उस ब्लड से, मतलब जैसे नॉर्मली वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रही होती है और वो उस दौरान रिलीज कर देती है। यानी कुछ इस तरीके से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है और प्लेसेंटा का काम है। यानी प्लेसेंटा एक पाइप है जो बच्चे के, मतलब बेबी को यूट्रस से कनेक्टेड रखती है। यानी मदर जो भी खाएगी पिएगी उसके न्यूट्रिएंट इसी यूट्रस और प्लेसेंटा के थ्रू बेबी में जा रहे होते हैं। कुछ इस तरीके से सारी बातें हो रही हैं। यहां पर उसी बात को मैंने डिटेल में लिखा है। द टाइम पीरियड फ्रॉम द फर्टिलाइजेशन, यानी फ्रॉम द फर्टिलाइजेशन का मतलब जब जाइगोट बना है, अप टू द बर्थ ऑफ बेबी, यानी जाइगोट बनने से लेकर कंप्लीट
फीटस बनने की प्रोसेस को, कंप्लीट फीटस बनने की प्रोसेस को हम जेस्टेशन पीरियड कहते हैं, जो कि लगभग 8 मंथ टू 9 मंथ का होता है, ये ध्यान रखना है। अब आगे प्लेसेंटा क्या है वो मैंने आपको बता दिया, लेकिन थोड़ा अंग्रेजी पढ़ के भी समझ लेते हैं। द प्लेसेंटा एक टेम्पररी ऑर्गन होता है जो कि कनेक्ट करता है बेबी को यूट्रस के साथ प्रेगनेंसी के दौरान, एंड हैज़ मैनी फंक्शंस इंक्लूडिंग प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन, रिमूविंग वेस्ट लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि मैंने अभी आपको समझा दिया। यहाँ तक हम ये समझ चुके हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कैसे कैसे चीज़ें हो रही होती हैं, कैसे कैसे बच्चा डेवलप हो रहा होता है, कैसे कैसे फर्टिलाइजेशन हुआ और कैसे मेंस्ट्रुएशन हुआ। अब हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करते हैं। देखो यार, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक पार्ट होता है जिसे टेस्टिस कहते हैं। टेस्टिस का और कुछ काम नहीं, स्पर्म फॉर्म करने का काम होता है, यानी स्पर्म को बनाने का काम होता है। अब टेस्टिस के द्वारा जो स्पर्म बनाया गया है वो इस पाइप से होता हुआ आगे बढ़ता है और इसी पाइप को वैस डिफरेंस कहते हैं। अब ये जो पाइप है जो कि स्पर्म को लेकर आ रही है वो यहाँ पे जाके कलेक्ट करती है। इस पॉइंट पर सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट जैसे 2 ग्लैंड होते हैं जो कि एक फ्लूइड भेजते हैं। कहाँ पर? स्पर्म में, और उसी चीज को हम सीमेन कहते हैं। यानी ये सीमन और कुछ नहीं, स्पर्म और फ्लूइड का मिक्सचर होता है। यानी फ्लूइड आया कहाँ से था? फ्लूइड आया था सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड से। स्पर्म कहाँ से आया था? टेस्टिस से। और स्पर्म और फ्लूइड के मिक्सचर को ही हम सीमेन कहेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ये सीमेन देन पेनिस में आता है और इजैकुलेशन, यानी इजैकुलेशन वो प्रोसेस होती है जिसमें से स्पर्म पेनिस से बाहर निकलना चाहता है। अब समझते हैं स्क्रॉटम के बारे में क्या है। देखो यार, स्क्रॉटम का मेन काम होता है टेम्परेचर का रेगुलेशन करने का, यानी ये टेम्परेचर को कंट्रोल करके रखता है। क्यों कंट्रोल करके रखता है, क्या कारण है? आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है जो टेस्टिस होता है मेल बॉडी में वो बॉडी के बाहर क्यों होता है, यानी बॉडी के आउटसाइड में क्यों लोकेटेड होता है, ऐसा क्वेश्चन आता है। देखो यार, बॉडी के बाहर होने के पीछे का कारण क्या है वो मैं आपको समझाता हूं। यहां पर ये जो स्क्रॉटम है इसका काम होता है टेस्टिस के टेम्परेचर को 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम रखना। किसके? बॉडी के टेम्परेचर के कंपैरिजन में। हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 टू 38 होता है। स्क्रॉटम का काम यह है कि टेस्टिस का टेम्परेचर 33 से 34 डिग्री सेल्सियस रखना, ताकि टेस्टिस इजीली स्पर्म को आसानी से फॉर्म कर पाए। यानी स्क्रॉटम का काम क्या है? टेम्परेचर को रिड्यूस करके रखना ताकि टेस्टिस आसानी से स्पर्म फॉर्म कर पाए। यही कारण है कि टेस्टिस को बॉडी के बाहर रखा जाता है, क्योंकि स्पर्म फॉर्म करने के लिए बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर टेस्टिस को कम चाहिए। पे स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख रखा है, सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड का काम। द सिक्रेशन ऑफ सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द स्पर्म्स, यानी ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं स्पर्म को और एक फ्लूइड देते हैं, एंड ऑल्सो मेक देयर ट्रांसपोर्ट ईजियर। चलो मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं क्योंकि दिख नहीं रहा होगा ना। हाँ, ट्रांसपोर्ट ईजियर यानी आसानी से। भाई देखो, कोई भी चीज फ्लूइड में आसानी से फ्लो करेगी, यही कारण है जब वो स्पर्म फ्लूइड में आ जाता है, और वो फ्लूइड कहाँ से आता है? सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड से। उस फ्लूइड से आसानी से स्पर्म बाहर इजैकुलेट होते हैं पेनिस के थ्रू और अच्छे से प्रेगनेंसी हो पाती है। वैस डिफरेंस का काम क्या था? ये वो पाइप थी जो स्पर्म को कैरी कर रही थी कहां तक? यूरेथ्रा तक, और इजैकुलेशन हो रहा था पेनिस में। आगे समझते हैं स्क्रॉटम का फंक्शन क्या था। द स्क्रॉटम मेंटेन्स अ टेम्परेचर फॉर द टेस्टिकल्स। बताया था ना, दैट्स अ फ्यू डिग्रीज कूलर देन द बॉडीज कोर टेम्परेचर, यानी बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम रखना। दिस कूलर टेम्परेचर इज एसेंशियल फॉर स्पर्म प्रोडक्शन, यानी ये जो ठंडा टेम्परेचर है ना, ये बहुत जरूरी है स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए।
अब इसी तरीके से अगला क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि टेस्टिस को क्यों बॉडी के बाहर लोकेट किया जाता है। तो वही लिखा है, द टेस्टिस आर प्लेस्ड आउटसाइड द बॉडी बिकॉज दे रिक्वायर लोअर टेम्परेचर, यानी इसको कम टेम्परेचर चाहिए। किस लिए? स्पर्म प्रोडक्शन के लिए। टेस्टिस विच इज लोकेटेड आउटसाइड द बॉडी प्रोवाइड्स द टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस लेस देन द बॉडी टेम्परेचर। और ये फंक्शन कौन करता है? स्क्रॉटम, यानी टेस्टिस को टेम्परेचर कम चाहिए लेकिन कम देने का काम कौन करता है? स्क्रॉटम। ये आपको ध्यान रखना है। अब समझते हैं बर्थ कंट्रोल मेथड्स क्या हैं। देखो यार, बर्थ कंट्रोल मेथड्स का सीधा सा मतलब है कि प्रेगनेंसी से बचना, यानी द प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी इन वुमेन इज कॉल्ड कॉन्ट्रासेप्शन। यानी कॉन्ट्रासेप्शन वो मेथड्स होते हैं जिसमें वुमेन प्रेगनेंसी से प्रिवेंट होना चाहती है, सेक्स होने के बाद भी। इसके कई सारे मेथड्स होते हैं। अब पहला मेथड यहाँ पे बैरियर मेथड है, जिसको फिजिकल डिवाइसेस के थ्रू किया जाता है। जैसे इन द बैरियर मेथड्स ऑफ प्रिवेंटिंग प्रेगनेंसी द फिजिकल डिवाइसेस सच एज कॉन्डम्स एंड डायफ्राम आर यूज्ड। यहाँ पर यह ध्यान रखना है, कॉन्डम्स का यूज मेल करते हैं और डायफ्राम का यूज फीमेल्स करती हैं। ये एक फिजिकल डिवाइस है, यानी ये आंखों से विजिबल होता है। ये चीज आपसे कहना चाहते हैं। कॉन्डम्स आर यूज्ड बाय मेल्स एंड डायफ्राम इज यूज्ड बाय फीमेल, जो कि मैंने अभी आपको बताया। An important benefit in the use of condoms is that it protects a person from the sexually transmitted diseases। यानी कॉन्डम्स का यूज एक इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि यहां पर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से लोग बच सकते हैं, जैसे एड्स वगैरह। एड्स एक इतनी खतरनाक डिजीज होती है कि अगर आपको एड्स हो गया तो इसका पहली बात तो कोई क्योर नहीं है मेडिकल साइंस में अभी अच्छे से, जिसके वजह से बॉडी बहुत वीक हो जाती है और डेथ होने की चांसेस 90 से 95% बढ़ जाती है, यानी बचने की चांसेस लगभग ना के बराबर है। अगले मेथड को समझते हैं, जिसका नाम है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में हम प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करते हैं, यानी बैरियर मेथड में भी तो वही कर रहे थे। ध्यान ये रखना है, बैरियर मेथड्स में मेल और फीमेल दोनों ही अपने स्पर्म्स को निकलने से और एग को निकलने से रोकते हैं। देखो यार, वहां पर कॉन्डम्स का काम क्या था? कॉन्डम्स जो होते हैं वो पेनिस के आउटर लेयर पे लगाया जाता है। पेनिस से स्पर्म पेनिस से स्पर्म इजैकुलेट होंगे, स्पर्म बाहर आएंगे और वो स्पर्म फीमेल के वेजाइना से होते हुए यूट्रस से पास जाएंगे। वहां पर वो एग से फ्यूज हो जाएंगे, यानी अगर एग और स्पर्म फ्यूज हो गए तो जाइगोट बनेगा। और यहां पर जैसे ही जाइगोट बना तो जो फीमेल है वो प्रेग्नेंट हो जाएगी। इसी प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए पेनिस में कॉन्डम्स का यूज किया जाता है, जिसके वजह से स्पर्म रिलीज नहीं होगा। और अगर वेजाइना में फीमेल अपना डायफ्राम लगा लेंगे तो वहां पर स्पर्म एंटर नहीं हो पाएगा, यानी ओवरऑल एग का स्पर्म से मिलने का रोकने की प्रोसेस ही बैरियर मेथड से, यानी एग और स्पर्म को कंबाइन नहीं होने के लिए ही हम ये सब काम करते हैं। अब इसको मैं थोड़ा इरेज कर देता हूं। देखिए, केमिकल मेथड्स में सिर्फ फीमेल्स का काम है, यानी फीमेल्स यहाँ पे 2 टाइप की पिल्स का यूज करती हैं। एक होता है ओरल पिल्स और एक होती हैं वेजाइनल पिल्स। देखो यार, ओरल पिल्स एक हार्मोन कंटेन करती हैं, जिसका काम ये होता है विच स्टॉप द ओवरीज फ्रॉम रिलीजिंग ओवम, यानी जिसका काम ये है कि वो ओवम को रिलीज करने से बचाती हैं। यानी ओवरी अब एग बनाएंगी नहीं। जब ओवरीज एग बनाएंगी नहीं तो स्पर्म के साथ फ्यूज कौन होगा, और जब स्पर्म के साथ कोई फ्यूज नहीं होगा तो जाइगोट नहीं बनेगा, और जाइगोट नहीं बनेगा तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। और कुछ इसी तरीके से वेजाइनल पिल्स का भी काम है। जो वेजाइनल पिल्स होती हैं उनके पास कुछ केमिकल्स होते हैं जो कि स्पर्मिसाइड्स हैं। अब स्पर्मिसाइड्स को आप ऐसे याद कर सकते हो, स्पर्म सुसाइड,
यानी स्पर्म को मारने वाले केमिकल्स को स्पर्मिसाइड्स कहते हैं। यानी वेजाइनल पिल्स का काम यह होता है कि अगर कोई स्पर्म वेजाइना के थ्रू फीमेल बॉडी में एंटर करता है तो वेजाइनल पिल्स उन्हें किल कर देंगी। काम हर बार का वही है कि एग से स्पर्म को नहीं मिलाना है, क्योंकि अगर एग स्पर्म से मिलेगा तो जाइगोट बनेगा और फीमेल का प्रेग्नेंट होना फिर वहां निश्चित है। सारा काम इसी से बचाने का है। अगले मेथड को डिस्कस करते हैं इंट्रा यूट्रीन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, जिसको कॉपर टी भी कहते हैं। यह बहुत इफेक्टिव है प्रिवेंटिंग प्रेगनेंसी में। यहां पर कॉपर टी को प्लेस्ड किया जाता है यूट्रस के अंदर। यह ध्यान रखना है, ये जो कॉपर टी मेथड है ये मेल्स में नहीं हो सकता है, ये मेथड भी फीमेल्स में ही होता है। यहां पर यूट्रस के अंदर कॉपर टी कोई डॉक्टर या तो कोई ट्रेन नर्स से ही आप करा सकते हैं। ये जो मेथड होता है ये प्रिवेंट करता है इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड एग। क्या फर्टिलाइज्ड एग समझ आ रहा है? यानी फर्टिलाइज्ड एग का मतलब समझिए हो क्या रहा है। यहां पर ये बोल रहे हैं कि अगर एग स्पर्म से कंबाइन हो भी गया तो जाइगोट बनेगा और इसी जाइगोट को ये फर्टिलाइज्ड एग कह रहे हैं। लेकिन अगर जाइगोट बन भी गया तो वो इम्प्लांट नहीं हो पाएगा। इम्प्लांट का मतलब है कि जाइगोट की ग्रोथ नहीं हो पाएगी। जाइगोट की ग्रोथ नहीं होगी तो वहां पर भी फीमेल को प्रेगनेंसी से प्रिवेंशन मिल जाएगा। इफ वुमेन यूजेस कॉपर टी एज अ मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन फॉर अवॉइडिंग अनवांटेड प्रेगनेंसी, यानी अगर कॉपर टी का मेथड कोई वुमेन प्रेगनेंसी से बचने के लिए करती है तो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन इसका ड्रॉबैक समझिए, देन कॉपर टी कैन नॉट प्रोटेक्ट हर फ्रॉम एक्वायरिंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। जिस तरीके से बैरियर मेथड में कॉन्डम्स और डायफ्राग्म ऐसा तो प्रिवेंट कर रहे थे कि आपको कम से कम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जैसे एड्स वगैरह नहीं होंगी, लेकिन कॉपर टी आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस से नहीं बचा सकता है। अगर आपके पार्टनर को कोई भी डिजीज होगी तो आपको भी हो जाएगी और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगले और लास्ट मेथड को डिस्कस करते हैं जिसका नाम है सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल आर अवेलेबल फॉर मेल्स एज वेल एज फीमेल्स। यानी अभी तक हमने यार 4 मेथड को डिस्कस किया है, जिसमें पहला बैरियर है और चौथा सर्जिकल है। ये दोनों ही ऐसे मेथड्स हैं जो फीमेल और मेल दोनों ही कर सकते हैं। लेकिन कॉपर टी और केमिकल मेथड ऐसे मेथड हैं जो सिर्फ फीमेल कर सकती हैं, मेल्स नहीं कर सकते। ये आपको ध्यान रखना है। इन मेल्स अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द स्पर्म डक्ट जिसको वैस डिफरेंस कहते थे, जो कि टेस्टिस से स्पर्म को लेकर आती है। यार नाम में सर्जिकल मेथड है, यानी सर्जरी करके डक्ट्स को रिमूव किया जाता है। इज रिमूव्ड बाय सर्जिकल ऑपरेशन एंड बोथ द कट्स एंड्स आर टाइड प्रॉपर्ली। यानी कुछ इस तरीके से कट्स लगाए जाते हैं कि टेस्टिस स्पर्म तो फॉर्म करेगा लेकिन वो स्पर्म वैस डिफरेंस के थ्रू आ ही नहीं पाएगा, यानी पेनिस के बाहर ही नहीं निकलेगा। और जब पेनिस के बाहर निकलेगा ही नहीं तो फिर स्पर्म एग से कंबाइन होगा नहीं, और एग से कंबाइन होगा नहीं तो जाइगोट बनेगा नहीं। और आगे समझते क्या बात है। दिस प्रिवेंट्स द स्पर्म्स फ्रॉम कमिंग आउट, यानी वो स्पर्म को बाहर निकलने से बचाता है। द सर्जिकल प्रोसीजर कैरिड आउट इन मेल्स इज कॉल्ड वैसेक्टोमिफ, यानी इस प्रोसेस को वैसेक्टोमिफ कहते हैं। इन फीमेल्स अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द ओविडक्ट, यानी जिस तरीके से यहां पर वैसे डिफरेंस को किया जाता है, यानी स्पर्म डक्ट को, वैसे ही फीमेल में ओविडक्ट जिसका नाम फैलोपियन ट्यूब था उसको रिमूव कर दिया जाता है सर्जिकल ऑपरेशन के हेल्प से। और दिस प्रिवेंट्स द ओवम फ्रॉम एंटरिंग इनटू द ओविडक्ट, यानी ओवम को ओविडक्ट से यूट्रस में पहुंचने से बचा लेता है। और जिस सर्जिकल प्रोसीजर का यूज किया जाता है फीमेल्स के अंदर उसे ट्यूबेक्टॉमी कहते हैं। तो ये ध्यान रखना है आपको। अब आइए समझते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स के अंदर कैसे हो रहा होता है। देखो यार, प्लांट का जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उससे हम स्टेमन कहते हैं, और प्लांट के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम
पिस्टिल कहते हैं। ये पिस्टिल 3 पार्ट स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी से मिलकर बना है, यानी इस पार्ट को हम स्टिग्मा कहते हैं। ये जो टेढ़ा सा है ना, ऐसे स्टाइल में जो खड़ा है, उसको हम स्टाइल कहते हैं। और ये जो नीचे वाला मोटा वाला हिस्सा है, इसे हम ओवरी कहते हैं। और ये वाला जो पोर्शन है, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का एंथर होता है। और ये जो दंडी हुई है, इसे हम फिलामेंट कहते हैं। ये जो एंथर है ना, इसी के अंदर पॉलन ग्रेन्स, दानेदार स्ट्रक्चर्स होते हैं। और ये वही पॉलन ग्रेन्स हैं जिसके अंदर मेल गेमेट्स प्रेजेंट होते हैं, यानी मेल सेक्स सेल्स प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ पर ये जो ओवरी है, इसके अंदर फीमेल गेमेट यानी एग प्रेजेंट होता है। अब ये प्रोसेस हो कैसे रही है, वो आगे चल के मैं आपको समझाता हूं। देखो यार, कुछ यही चीज यहां पे लिखी है कि स्टेमेन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, मेल गेमेट प्रेजेंट होते हैं पॉलन ग्रेन्स में। कार्पेल एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसमें एग प्रेजेंट होता है। अब 2 तरीके के फ्लावर्स होते हैं। कुछ ऐसे फ्लावर्स होते हैं जिसमें सिर्फ एक ही सेक्स ऑर्गन होता है, यानी या तो सिर्फ मेल सेक्स ऑर्गन होगा या तो सिर्फ फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा, यानी या तो सिर्फ मेल में स्टेमन होगा या तो फीमेल सेक्स ऑर्गन का पार्ट पिस्टिल होगा। आइदर स्टेमन और कार्पेल, यानी इस पिस्टिल को कार्पेल भी कहते हैं। ऐसे फ्लावर्स को हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स कहेंगे, जिसका एग्जाम्पल पपाया और वाटरमेलन है। और कुछ ऐसे फ्लावर्स होते हैं जिसमें फीमेल और मेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, यानी स्टेमन और कार्पेल दोनों होगा। तो ऐसे फ्लावर्स को हम बाइसेक्सुअल फ्लावर्स कहते हैं, जैसे हिबिस्कस। अब आइए समझते हैं कि पॉलिनेशन क्या होता है। देखो यार, पॉलिनेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एंथर से निकलकर पॉलन ग्रेन्स जब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टिग्मा में अटैच हो जाते हैं, उसे हम पॉलिनेशन कहते हैं। यानी जब ये एंथर से पॉलन ग्रेन्स ऐसे 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 स्टिग्मा में जाते हैं, तो इसी प्रोसेस को ना हम पॉलिनेशन कहते हैं। जब ये ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स सेम फ्लावर में होता है या सेम टाइप ऑफ फ्लावर में होता है, तो हम उसे सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। जब ये वाला पॉलिनेशन एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में होता है, तो हम उसे क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। यानी पॉलिनेशन और कुछ नहीं है, एंथर से पॉलन ग्रेन्स का निकलना और स्टिग्मा में जाके चिपकना होता है। अब डिटेल कर लेते हैं कि क्या मैं बोलना चाहता था। अब आइए क्रॉस पॉलिनेशन समझते हैं। द क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है? द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ स्टेमन टू द स्टिग्मा ऑफ कार्पेल फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर इज नोन एज क्रॉस पॉलिनेशन। यानी जब एक फ्लावर का एंथर से निकल के पॉलन ग्रेन्स दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में जाके चिपक जाते हैं, तब हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन हुआ है। यहां पर पॉलिनेटर्स कौन होते हैं? पॉलिनेटर्स वो लोग होते हैं जो पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर कराते हैं, जैसे बीज, जैसे विंड, जैसे वाटर एक्सेट्रा। जैसे बहुत तेज हवा चलेगी तो भी हो सकता है एंथर से निकल के पॉलन ग्रेन्स किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके चिपक जाएं। अब होगा क्या, उसको थोड़ा समझते हैं। यार, एंथर से जैसे ही पॉलन ग्रेन्स जाएंगी तो पॉलन ग्रेन्स में है क्या? पॉलन ग्रेन्स में मेल गेमेट्स होती हैं। ये मेल गेमेट्स जैसे ही स्टिग्मा पे पहुंचेंगी तो वहां से होते हुए स्टाइल में जाएंगी, और यार स्टाइल से होते हुए वो ओवरी में जाएंगी। ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं और उस ओव्यूल्स के अंदर एग प्रेजेंट होता है। यानी ये जो मेल गेमेट्स हैं अब जाकर डायरेक्टली एग से कंबाइन होने वाली हैं। जैसे ही मेल गेमेट
फीमेल गेमेट के साथ कंबाइन होता है तो जाइगोट फॉर्म करता है। अब यही जाइगोट धीरे धीरे एम्ब्रियो बनता है। अब कैसे और चीजें होती हैं हम आगे चल के बात करते हैं। यहां पर लिखा है फर्टिलाइजेशन, जो कि मैंने अभी आपको समझाया, यानी व्हेन अ पॉलन ग्रेन्स टॉल्स क्या होता है यार, ये लोग लिखते कैसे हैं, फॉल्स होगा, फॉल्स फॉल्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ अ कार्पल, इट bursts open and grows a pollen tube downward through the style towards the female gamete in the ovary। यानी एक पॉलन ट्यूब जिसके थ्रू पॉलन ग्रेन्स नीचे नीचे आता है और ओवरी में जाके चला जाता है। A male gamete moves down the pollen tube. The pollen tube enters into the ovule in the ovary। यानी वो पॉलन ट्यूब ओव्यूल में जाता है, किसको लेकर, पॉलन ग्रेन्स को लेकर। पॉलन ग्रेन्स में क्या है, मेल गेमेट्स हैं। इन ओवरी द मेल गेमेट्स कंबाइन विद द न्यूक्लियस ऑफ फीमेल गेमेट इन ओव्यूल टू फॉर्म अ फर्टिलाइज्ड एग, जिसको मैं जाइगोट बोल रहा था। और इसी जाइगोट फॉर्मेशन की प्रोसेस को तो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। यानी कुछ यही बात मैं आपको समझाना चाहता था यहां पे। अब समझते हैं कैसे फ्रूट्स और सीड्स का फॉर्मेशन होता है। यार अभी मैंने आपको ये बताया, मेल गेमेट्स पॉलन ट्यूब से होते हुए फीमेल गेमेट्स के साथ कंबाइन करें, कहां पर, ओव्यूल में। तो मेरी बात थोड़ा समझना, अब मैं जो कहना चाहता हूं, एक सेकेंड। फीमेल गेमेट्स जैसे ही कंबाइन हुए तो जाइगोट फॉर्म किया। अब सुनना बात को, यार ये जाइगोट कहां जाके फॉर्म हुआ है, सर ये जाइगोट ना ओव्यूल में फॉर्म हुआ है। अच्छा, ये ओव्यूल है किसके अंदर, ओवरी के अंदर है। अब बात को थोड़ा समझो यार, कि ये जो जाइगोट फॉर्म हुआ ये ओव्यूल के अंदर है। यानी अगर मैं लिखूं कि ये जाइगोट है, तो ये जाइगोट कहां बना, ये जो बाहरी वाली कवरिंग है ये ओव्यूल है। ये ओव्यूल किसके अंदर है, ये सर ओवरी के अंदर है। अब कैसे क्या हो रहा है थोड़ा समझना। यार ये जाइगोट धीरे धीरे एम्ब्रियो बनता है। इस एम्ब्रियो को ही प्रोटेक्ट करने के लिए ओव्यूल अपने ऊपर एक टफ कोट बना लेता है, जिसको सीड कोट बोलते हैं। यानी जाइगोट जो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हुआ, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ओव्यूल अपने आप को सीड में कन्वर्ट करता है और ओवरी अपने आप को फ्रूट में कन्वर्ट करती है। ये दोनों ही कन्वर्जन, ओव्यूल का सीड में होना और ओवरी का फ्रूट में होना, दोनों का काम एक ही है कि जाइगोट यानी एम्ब्रियो को प्रोटेक्शन देना। और इसीलिए आप फ्रूट्स कैसे खा रहे हैं, यानी जो आप सेब खाते हो ना, वो सेब और कुछ नहीं, एक पहले फ्लावर था जिसकी ओवरी आप खा रहे हो। सेब के अंदर जो बीज होते हैं वो ओव्यूल्स हैं। आम खाया है, आम जो आप आम खाते हो ना, यानी वो ओवरी है। आम के अंदर जो गुठली होती है वो ओव्यूल है, और उस गुठली के अंदर एम्ब्रियो होता है, जिसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये ओव्यूल गुठली बना, और जो फ्लावर का जो ओवरी था वो आम बना। कुछ इसी तरीके से फ्रूट्स और सीड्स का फॉर्मेशन होता है। मैं उम्मीद करूंगा आपको समझ आया होगा। अब लास्ट टॉपिक समझते हैं कि जर्मिनेशन ऑफ सीड्स कैसे होता है। ड्यूरिंग द बिगिनिंग स्टेज, यानी स्टार्टिंग स्टेज में जो जर्मिनेशन होता है वो क्या हो रहा होता है, देखिए, द सीड्स टेक अप वाटर रैपिडली एंड दिस रिजल्ट इन स्वेलिंग एंड सॉफ्टनिंग ऑफ द सीड कोट एट एन ऑप्टिमम टेम्परेचर। यानी जैसी सीड को जमीन के अंदर डाला जाता है तो वहां से वो वाटर एब्जॉर्ब करता है, जिसके कारण से सीड थोड़ा सा फूल जाता है, जिसको हम स्वेलिंग बोल रहे हैं, और थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है। एक फिक्स टेम्परेचर पे ही ऐसा काम होगा। अगर टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा तो सीड खराब भी हो सकता है। दिस स्टेज इज रेफर्ड टू एज इम्बिबिशन। यानी इम्बिबिशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें सॉलिड जब लिक्विड एब्जॉर्ब करता है उसे हम इम्बिबिशन कहते हैं। इट स्टार्ट्स द ग्रोथ प्रोसेस बाय एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स। The seed activates its internal physiology and starts to respire, यानी respiration करना स्टार्ट कर देता है। And
produce proteins and metabolizes the stored food. This is a long phase of seed germination. By rupturing of the seed coat, radicle emerges to form a primary root. यानी जब ये सारी प्रोसेस हो जाती है तो कुछ इस तरीके से एक रेडिकल फॉर्म हो जाता है, यानी एक छोटी सी रूट फॉर्म हो जाती है। फिर इसी रूट में धीरे धीरे रूट हेयर्स निकलने लगते हैं और धीरे धीरे ये पूरा का पूरा सीड अपने आप को एक कंप्लीट प्लांट में धीरे धीरे कन्वर्ट कर रहा होता है। आगे देखते हैं स्टेटमेंट वाइज क्या लिखा है। The seed starts absorbing underground water after emerging of the radicle and the plumule shoot starts growing upward. यानी अब वो शूट जो है वो ऊपर की तरफ ग्रो करना स्टार्ट करता है। In the final stage of seed germination, यानी सीड के ग्रो होने की जो प्रोसेस है, the cell of the seeds become metabolically active and elongates and डिवाइड्स टू गिव राइज टू द सीडलिंग। यानी कुछ इस तरीके से वो पहले पानी एब्जॉर्ब करता है, फिर अपने आप को मेटाबॉलिकली एक्टिवेट करता है, रेडिकल फॉर्म करता है और इस तरीके से एक सीड एक प्योर फॉर्म का प्लांट बनने में सक्षम हो जाता है, कन्वर्ट कर पाता है। यानी अब तक हम ये समझ चुके हैं कि प्लांट्स में फर्टिलाइजेशन होती कैसे, तो एक बार लाइन से समझ लेते हैं पढ़कर भी। द मेल ऑर्गन ऑफ अ फ्लावर कॉल्ड स्टेमन, यानी जो मेल ऑर्गन है फ्लावर का जिसको हम स्टेमन कहते हैं, मेक्स द मेल गेमेट, यानी मेल सेक्स सेल्स बनाता है प्लांट में। दिस मेल गेमेट्स आर प्रेजेंट इन द पॉलन ग्रेन्स। द फीमेल ऑर्गन ऑफ अ फ्लावर, जिसको हम कार्पेल नहीं कार्पेल कहते हैं, कार्पेल, मेक्स द फीमेल गेमेट, जिसको हम फीमेल सेक्स सेल्स कहते हैं, ऑफ द प्लांट। These female gametes are present in ovule, बताया था ना ये फीमेल गेमेट्स ओव्यूल के अंदर होते हैं। The female gametes present in ovules are also called ovas, egg cells और just egg भी कहा जाता है। The male gametes present in pollen grains fertilizes the female gamete, यानी जब मेल गेमेट एंथर से उछलकर स्टिग्मा से होते हुए स्टाइल से होते हुए ओवरी के अंदर ओव्यूल में जाकर एग से कंबाइन होते हैं। एक सेकेंड, यहां पर भी एग नहीं लिखा है, 8 लिख दिया, एग और एग सेल्स प्रेजेंट इन ओव्यूल्स। द फर्टिलाइज्ड एग सेल्स ग्रो विद इन द ओव्यूल बिकम सीड्स, यानी वो जो फर्टिलाइज्ड एग सेल है ओव्यूल के अंदर वो सीड बनता है। यानी यहां पर सीड कौन बन रहा है, ओव्यूल सीड बनता है। द सीड्स प्रोड्यूस्ड न्यू प्लांट्स ऑन जर्मिनेशन, और जब हम इन सीड्स को धरती में दोबारा डाल देते हैं तो एक ऑप्टिमम टेम्परेचर और अच्छा वाटर एब्जॉर्प्शन के कारण वो अपने आप को दोबारा से ग्रो करता है और एक नए प्लांट में फॉर्म करता है। अंडर सुइटेबल कंडीशंस ऑफ वाटर, वार्म, एयर एंड लाइट, यानी ये सारी कंडीशंस नेसेसरी होती हैं किसी भी प्लांट को जर्मिनेट कराने के लिए। कुछ इस तरीके से यहां पर हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनिमल और प्लांट्स के बारे में पढ़ लिया। अब नेक्स्ट लेक्चर जो इसका पार्ट 2 होगा उसमें हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करूंगा आपको समझ आया होगा और रोक रोक के यहां पे आपको सारे नोट्स को अपने कंप्लीट भी कर लेना है।